सो फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है और इस सीरीज़ में हम लोग 10 सितंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला करंट अफेयर्स है, कल रात का ही था। तो ये कह रहा है कि टाइम 100 AI 2024 लिस्ट में इन प्रभावशाली भारतीय अमेरिकों को जगह मिली है। तो टाइम मैगज़ीन ने प्रभावशाली लोगों की सूची निकाली है। तो देखते हैं इसके बारे में। तो टाइम मैगज़ीन ने सबसे प्रभावशाली लोगों की प्रतिष्ठित सूची 2024 टाइम 100 AI जारी की है। इसमें केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलकेणी और अभिनेता अनिल कपूर सहित 15 भारतीय या भारतीय मूल के लोगों को शामिल किया गया है। राइट। अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से बात करें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव और को शामिल किया गया है। ठीक है। इनमें गूगल के CEO सुंदर पिचई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला भी शामिल हैं इस लिस्ट में। टॉप 5 देश में शामिल होगा भारत। टाइम मैगजीन ने कहा है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था AI की दुनिया में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहा है। 54 वर्षीय वैष्णव के नेतृत्व में अगले 5 वर्षों के दौरान भारत सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए शीर्ष 5 देशों में से एक बनने की उम्मीद कर रहा है। इन महत्वाकांक्षाओं को साकार करने में वैष्णव को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। भारत अत्याधुनिक AI और सेमीकंडक्टर विकास के लिए आवश्यक विशेष कार्यबल तैयार करने के लिए भी कार्य कर रहा है। सूची में कई भारतीय अमेरिकी इनोवेटर्स और लीडर्स। तो इस लिस्ट में हमें कई सारे इंडियन लीडर्स और इनोवेटर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? तो सूची में कई भारतीय अमेरिकी इनोवेटर्स और लीडर्स को शामिल किया गया है। लिस्ट में गूगल और अल्फ़ाबेट के विजनरी CEO सुंदर पिचई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, अमेजन में आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के SVP हेड साइंटिस्ट रोहित प्रसाद और बाकियों को शामिल किया गया है। इन भारतीय अमेरिकों को भी मिली है टाइम मैगजीन की प्रतिष्ठित लिस्ट में जगह। कौन कौन है? आंसर इंजन परप्लेक्सिटी के CEO अरविंद श्रीनिवास, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रौद्योगिकी दूत अमनदीप सिंह गिल, नॉन प्रॉफिट कलेक्टिव इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट की को फाउंडर दिव्या सिद्धार्थ, प्रोटॉन के प्रोडक्ट लीड अनंत विजय सिंह, खोसला वेंचर्स के संस्थापक विनोद खोसला, द्वारकेश पॉडकास्ट के होस्ट द्वारकेश पटेल और US ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी की डायरेक्टर आरती प्रभाकर और एब्रिज के को-फाउंडर और CEO शिवराव। तो इन सबको भी मिला है। इन भारतीयों को टाइम मैगजीन ने किया है लिस्ट में शामिल। और किस किस में किया है, मतलब किस किस सूची 4 भागों में विभाजित किया है, जिनमें से लीडर्स, इनोवेटर्स, शेपर्स और थिंकर्स शामिल हैं। न सिर्फ भारतीय अमेरिकी बल्कि टाइम मैगजीन ने भारत के रेल मंत्री अश्विन वैष्णव और बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर जैसे मशहूर भारतीय हस्तियों को भी फीचर किया है, क्योंकि उन्होंने सितंबर में नई दिल्ली में हाई कोर्ट अपनी तस्वीर के अनऑथोराइज इस्तेमाल पर मामला जीता था। इसके अलावा लिस्ट में इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलकेणी और AI नाउ इंस्टीट्यूट के सह कार्यकारी अंबा काक शामिल हैं। ठीक। फिर इजराइल की टावर सेमीकंडक्टर और अडानी की भारत में $10 बिलियन की चिप परियोजना। अरबपति कारोबारी गौतम अडानी का समूह और इजराइल का टावर सेमीकंडक्टर महाराष्ट्र में $10 अरब यानी 83,000 करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएंगे। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी है। राइट।
भारत ने वैश्विक चिप कंपनियों को देश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का चिप मेकर हब बनाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, देश को दुनिया का चिप मेकर हब बनाने का लक्ष्य रखा है। सेमीकंडक्टर बाजार 63 अरब डॉलर का। ताइवान की फॉक्सकॉन ने पिछले साल जुलाई में भारत की कंपनी वेदांता लिमिटेड के साथ 19.5 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर ज्वाइंट वेंचर से हाथ खींच लिया। इतना ही नहीं, अबू धाबी स्थित नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर्स और टावर सेमीकंडक्टर भारत में 3 अरब डॉलर की लागत से एक उद्यम लगाने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में यह योजना भी ठप हो गई। हालांकि शुरुआती असफलताओं के बावजूद भारत को उम्मीद है कि 2026 तक उसका सेमीकंडक्टर बाजार 63 अरब डॉलर का हो जाएगा। अब जो नया प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में लगने वाला है उसके क्या फीचर्स हैं, उसका क्या डिटेल्स है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो महाराष्ट्र के में सेमीकंडक्टर प्लांट में शुरू हो रहा है, वहाँ पे 40,000 वेफर्स का उत्पादन किया जाएगा। ये परियोजना राज्य में व्यापक निवेश रणनीति का हिस्सा है, जिसमें 2 नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण इकाइयों की स्थापना भी शामिल है। स्कोडा वॉक्सवैगन इलेक्ट्रिक वाहन प्लांट में 150 बिलियन रुपए का निवेश करेगी, जबकि टोयोटा किर्लोस्कर हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन के लिए 212.7 बिलियन रुपए आवंटित करेगी। राइट, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होना है, तो इसका आर्थिक प्रभाव ये होगा कि गुरुवार को स्वीकृत परियोजना से 29,000 नौकरियों के पैदा होने की उम्मीद है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को पर्याप्त बढ़ावा देगा। ठीक, तो ये कुछ सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे जो बताए हैं। फिर इसके बाद है, ये व्यक्ति जो हैं ये अल्जीरिया के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, इनका नाम है अब्देल मजीद नाम इनका है, अब्देल मजीद तब्बोने। नाम बड़ा अजीब हो गरीब है, अब्देल मजीद तब्बोने। ये अल्जीरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, और ये मौजूदा राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, यानी ये फिर से अपना टर्म रिपीट करेंगे। और शनिवार शाम 5 बजे तक अल्जीरिया के 26.5% वोट के साथ और विदेशों में 18.3% वोट के साथ डाले गए, जिसमें वोटों की गिनती हुई। वहीं चुनाव परिणामों को लेकर रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति अब्देल मजीद चुनाव में 94% वोट मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देश के राष्ट्रपति चुनाव में नतीजों का ऐलान करते हुए अल्जीरिया के राष्ट्रीय स्वतंत्र चुनाव प्राधिकरण ANAI के प्रमुख मोहम्मद चारफी ने कहा कि मतदान में स्वतंत्र उम्मीदवार अब्देल मजीद तब्बोने ने भारी बहुमत हासिल किया है। कुल 5,63,00,000 मतदाताओं में से 5,32,00,000 लोगों ने स्वतंत्र उम्मीदवार अब्देल मजीद को वोट किया है। राइट, जिनका वोट परसेंट ये है 94 पॉइंट समथिंग। और यहाँ खास बात यह है कि यहाँ पे 48% मतदान की घोषणा हुई है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के हमें ये जानना है कि अब्देल मजीद जो है वो आपके राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं और वो फिर से रिपीट कर रहे हैं। फिर उसके बाद विनय गोयल NHM राज्य मिशन के निर्देशक नियुक्त हुए हैं। राइट, तो डॉक्टर विनय गोयल ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM नेशनल हेल्थ मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक की भूमिका संभाल ली है। वे के जीवन बाबू की जगह लेंगे, जो केरल जल प्राधिकरण में प्रबंध निदेशक के पद पर आसीन हुए हैं। 2016 बैच के IAS अधिकारी डॉक्टर गोयल केरल राज्य IT मिशन के निदेशक और हेल्थ केरल में परियोजना निदेशक का पद भी संभालेंगे। अपनी नई भूमिका में उनका लक्ष्य केरल के डिजिटल और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाना है।
पिछली भूमिका और अनुभव। तो डॉक्टर गोयल का करियर बहुत शानदार रहा है और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का अनुभव है। उन्होंने अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के निदेशक, पिछड़ा वर्ग विकास विभाग के निदेशक, केरल राज्य के आवास बोर्ड के सचिव, केरल रैपिड ट्रांजिट कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, स्मार्ट सिटी तिरुवनंतपुरम लिमिटेड के सीईओ और तिरुवनंतपुरम के जिला विकास आयुक्त के रूप में काम किया है। उनका व्यापक अनुभव उन्हें उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए उपयुक्त बनाता है। अब इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड पे अगर हम आए तो डॉक्टर गोयल के पास PGIMS रोहतक से MBBS की डिग्री है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पब्लिक मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री और जॉन्स हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ से पब्लिक हेल्थ में मास्टर डिग्री MPH है, राइट। फिर उसके बाद अरुण गोयल क्रोएशिया में भारत के अगले राजदूत होंगे। पिछले वाले थे वो विनय गोयल थे, ये अरुण गोयल है, राइट। तो अरुण गोयल कौन है? तो अरुण गोयल आपके क्रोएशिया में भारत के अगले राजदूत हैं। वे राजकुमार श्रीवास्तव की जगह लेंगे, ठीक है। और विदेश मंत्रालय ने 7 सितंबर 2024 को उनकी नई भूमिका के बारे में घोषणा की है। पंजाब कैडर के 1985 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी गोयल ने इससे पहले 21 नवंबर 2022 से 9 मार्च 24 तक भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला था, राइट। पृष्ठभूमि और करियर। गोयल एक सेवानिवृत्त नौकरशाह है, यानी रिटायर्ड ऑफिसर। इससे पहले वह भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में जारी कहा कि अरुण गोयल को क्रोएशिया में गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। उम्मीद है कि वह शीघ्र ही कार्यभार संभालेंगे। उन्हें नवंबर 2022 में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। उन्होंने मार्च 2024 में पद से इस्तीफा दे दिया था। चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति से पहले उन्होंने पंजाब कैडर के 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के रूप में कार्य किया, जिसके बाद उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। फिर तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया नया वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी। वरिष्ठ IAS अधिकारी तुहिन कांत पांडे को शनिवार को नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ओडिशा कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी तुहिन कांत वर्तमान में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव हैं। वह 2019 से ही वित्त मंत्रालय में तैनात थे। तुहिन कांत पांडे पंजाब के रहने वाले हैं और कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने यहीं से की है, राइट। नियुक्ति को लेकर आधिकारिक आदेश 7 सितंबर को जारी किया गया था, जिसमें कहा गया कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने तुहिन कांत पांडे IAS सचिव निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन वित्त मंत्रालय को वित्त सचिव के रूप में नियुक्त करने का मंजूरी दी है। बता दें कि वह TV सोमनाथन का स्थान लेंगे, राइट। TV सोमनाथन का स्थान लेंगे, जिन्हें पिछले महीने कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया था। MBA की डिग्री। तो तुहिन कांत के पास MBA की डिग्री है और उन्होंने MBA की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से की है। इससे पहले उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में MA किया है। वित्त मंत्रालय में सचिव IAS तुहिन कांत पांडे वित्त मंत्रालय में निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन के सचिव रहे हैं। इस पद पर उनकी नियुक्ति 2019 में हुई थी और इसके पहले वित्त विभाग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके हैं। इस पद पर 2016 से 19 के बीच में कार्यरत रहे हैं। वहीं केंद्र में 2014 से 16 के बीच में ज्वाइंट सेक्रेटरी, प्लानिंग कमीशन में ज्वाइंट सेक्रेटरी 2009 से 14 तक, और कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट 2008 से 9 में कमिश्नर और ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हैं, राइट। उड़ीसा में भी रहे कार्यरत। वहीं 2008 में 6 महीने के लिए उड़ीसा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कमिश्नर और सेक्रेटरी के पद पर रहे हैं। इसके पहले 2007-8 में उड़ीसा के परिवहन विभाग में कमिश्नर और ज्वाइंट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी निभा चुके हैं।
तुहिनकांत पांडे के पास संयुक्त राष्ट्र में भी काम करने का अनुभव है। उन्होंने 2001 से 3 के बीच में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन में डिप्टी सचिव के पद पर भी काम किया है। ठीक। फिर 10 सितंबर का है, तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 का रैंकिंग आया है, सर्वे आया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का, और ये गुणवत्ता रैंकिंग में सूरत शीर्ष पे है। राइट। टॉप पोजीशन किसे मिली है? सूरत को। इसकी और डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो भारत में जो वायु गुणवत्ता रैंकिंग है उसमें गुजरात का जो सूरत शहर है वो शीर्ष स्थान दिया गया है। मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर को इसमें सेकंड पोजीशन मिला है, और उत्तर प्रदेश के आगरा को तीसरा स्थान मिला है। यानी कि सूरत, जबलपुर और आगरा, इन शहरों ने वायु प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण सुधार किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जयपुर में नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के दौरान राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके तहत 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सूरत ने शीर्ष, जबलपुर ने दूसरा और आगरा ने तीसरा स्थान हासिल किया है। 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहर के क्या है? तो 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में फिरोज़ाबाद, अमरावती और झांसी को सर्वश्रेष्ठ माना गया। यानी पहले पे फिरोज़ाबाद है, दूसरे पे अमरावती और तीसरे पे आपका झांसी। यानी कि इसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट यूपी के हैं, जबकि एक डिस्ट्रिक्ट आपका महाराष्ट्र का है। वहीं 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में रायबरेली, नलगोंडा और नालागढ़ शीर्ष पर रहे हैं। राइट। फिर उसके बाद और डिटेल्स में आए तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत कवर किए गए शहरों में शहरी कार्य योजना और वायु गुणवत्ता के तहत अनुमोदित गतिविधियों के क्रियान्वयन के आधार पर शहरों को रैंक करने के लिए मंत्रालय की एक पहल है। इन शहरों को वायु प्रदूषण कम करने के लिए विभिन्न सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार के लिए सम्मानित किया गया है। मुख्य गतिविधियों में सड़कों को पक्का करना, मैकेनिकल स्वीपिंग को बढ़ावा देना, पुराने कचरे का बायोरेमेडिएशन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, डंप साइटों से पुनः भूमि प्राप्त को हरित स्थानों में परिवर्तित करना, ग्रीन बेल्ट विकास, बुद्धिमान यातायात प्रबंधन प्रणाली और मियावाकी वनीकरण शामिल है। ठीक। भारत ने 2017 को आधार वर्ष के रूप में उपयोग करते हुए 2024 तक कण प्रदूषण यानी पार्टिकुलेट पॉल्यूशन को 20 से 30% तक कम करने में के लक्ष्य के साथ 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया। बाद में 2019-20 के आधार वर्ष के रूप में उपयोग करते हुए लक्ष्य को 2026 तक 40% की कटौती के लिए संशोधित किया है। कार्यक्रम में वर्तमान में केवल 131 गैर प्राप्ति शहर शामिल है, जो 2011 और 15 के बीच में राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में लगातार विफल रहे हैं। 133 शहरों का ऐसे हुआ सर्वे। तो इस सर्वेक्षण के लिए सरकार ने 133 शहरों में वायु की गुणवत्ता को परखा। इसमें बायोमास और नगर पालिका ठोस अपशिष्ट जलाना, सड़क की धूल, निर्माण और तोड़फोड़ अपशिष्ट से धूल, वाहन उत्सर्जन और औद्योगिक उत्सर्जन का आकलन किया गया। ठीक। तो ये था। फिर उसके बाद योगासन एशियाई खेल 2026 में प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल हो गया है। भारत के प्राचीन खेल योगासन को जापान के आइची नागोया में 2026 में होने वाले एशियाई खेलों में प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया है। एशियाई ओलंपिक परिषद यानी OCA
ओसीए ने अपनी 44 आम सभा में एशियाई खेलों के कैलेंडर में योगासन को प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल करने का फैसला किया है। ओसीए की आम सभा के इस सत्र में भारत के रणधीर सिंह को 2024 से 28 तक 4 साल की अवधि के लिए ओसीए अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। राइट। फिर उसके बाद इसके मुख्य पॉइंट्स क्या क्या हैं, तो योगासन क्या होता है? शारीरिक मुद्राओं, श्वास तकनीक और ध्यान को मिलाकर एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है। इसको हम योगासन कहते हैं। प्रदर्शनी खेल क्या होता है? एक श्रेणी जो नए या क्षेत्रीय रूप से महत्वपूर्ण खेलों को भविष्य में पदक स्पर्धाओं के रूप में शामिल करने की अपनी क्षमता दिखाने की अनुमति देती है। ये प्रदर्शन खेल हो गया। और एशियाई खेल क्या है? तो एशियाई खेल जो आपका होता है, ये जापान के एची नागोया में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पारंपरिक और आधुनिक खेलों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होगी। राइट। नेतृत्व परिवर्तन और भविष्य की संभावनाएं। नए ओसीए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो योगासन की घोषणा के साथ ही ओसीए महासभा में नेतृत्व में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला है। भारतीय खेल प्रशासन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रणधीर सिंह को नए ओसीए के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया। उनका कार्यकाल 24 से 28 तक 4 वर्षों का रहेगा, और जिस दौरान वे एशियाई खेलों में महत्वपूर्ण विकास की देखरेख करेंगे, जिससे योगासन का एकीकरण भी शामिल है। भारतीय खेल और संस्कृति कूटनीति के लिए निहितार्थ। एशियाई खेल में योगासन को एक प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल करना वैश्विक मंच पर अपनी पारंपरिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है। इस विकास के कई महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं, जैसे सांस्कृतिक आदान प्रदान। एशियाई खेलों में योगासन की उपस्थिति लाखों दर्शकों को इस प्राचीन भारतीय अभ्यास से परिचित कराएगी। राइट। प्रतिस्पर्धी विकास होगा इससे। प्रदर्शन कार्यक्रम प्रतिस्पर्धी अनुशासन के रूप में योगासन के मानवीकरण और परिशोधन को प्रोत्साहित करेगा। स्वास्थ्य और कल्याण संवर्धन होगा। इस तरह के प्रतिष्ठित आयोजन में योगासन का प्रदर्शन अधिक लोगों को इसके स्वास्थ्य लाभों के लिए योग अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। और फिर सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, इसका ये है कि योगासन को शामिल करने से एशियाई क्षेत्र में भारत के सांस्कृतिक प्रभाव को बल मिलता है। राइट। आगे की ओर देखना, 2030 की राह जो है, तो जब कि 2026 एशियाई खेलों में योगासन को एक प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया जाएगा। अंतिम लक्ष्य खेलों के भविष्य के संस्करण में पदक प्रतियोगिता के रूप में इसे सुरक्षित करना है। एची नायोगा में योगासन का प्रदर्शन और स्वागत 2030 एशियाई खेलों के लिए इसकी स्थिति निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगा। राइट। योग समुदाय के हितधारक, खेल प्रशासक और सरकारी अधिकारियों को सहयोगात्मक रूप से काम करने में आवश्यकता होगी। मानकीकृत प्रतियोगिता प्रारूप में विकसित करें और न्यायाधीशों और अधिकारियों को प्रशिक्षित करें। योगासन के प्रतिस्पर्धी पहलुओं को व्यापक दर्शकों तक बढ़ावा दें। योगासन के निरंतर समावेशन के लिए समर्थन जुटाने के लिए ओसीए और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल निकायों के साथ जुड़ें। एशियाई खेलों के मंच पर योगासन को शामिल किए जाने से न केवल भारत की खेल कूटनीति की जीत का प्रतिनिधित्व होगा, बल्कि आधुनिक प्रतिस्पर्धी एथलेटिक्स में इस प्राचीन अभ्यास की भूमिका के लिए नई संभावनाएं भी खुलेंगी। ठीक है। फिर भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्धाभ्यास 2024 राजस्थान से शुरू हो रहा है। राइट। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्धाभ्यास 2024 का 20वां संस्करण आज राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में शुरू हुआ। यह युद्धाभ्यास 9 से 22 सितंबर 2024 तक चलेगा। ये युद्धाभ्यास वर्ष 2004 से प्रतिवर्ष
भारत और अमेरिका के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इस संस्करण में सैन्य शक्ति और उपकरणों के संदर्भ में संयुक्त अभ्यास के दायरे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 600 कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन के साथ साथ एक अन्य शाखा और विभागों के कर्मी कर रहे हैं। राइट। समान शक्ति वाली अमेरिकी टुकड़ी का प्रतिनिधित्व अमेरिकी सेना की अलास्का स्थित 11वीं एयरबॉर्न डिवीज़न 124 बटालियन के सैनिक कर रहे हैं। संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत परंपरागत परिदृश्य में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना है। ये अभ्यास अर्ध रेगिस्तानी वातावरण में संचालन पर केंद्रित है। संयुक्त क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास। ये इस युद्ध प्रशिक्षण के दौरान किए जाने वाले सामरिक अभ्यासों में आतंकवादी कार्रवाई पर संयुक्त प्रतिक्रिया, संयुक्त योजना और संयुक्त क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास शामिल हैं, जिससे वास्तविक विश्व के आतंकवाद विरोधी मिशनों में मदद मिलेगी। सर्वोत्तम अभ्यास साझा करने का अवसर। युद्ध अभ्यास से दोनों पक्षों को संयुक्त अभियान चलाने की रणनीति, तकनीक और प्रक्रिया में सर्वोत्तम अभ्यास साझा करने का अवसर मिलेगा। इससे दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता और सौहार्द विकसित करने में मदद मिलेगी। संयुक्त अभ्यास से रक्षा सहयोग भी बढ़ेगा, जिससे दोनों मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में और बढ़ोतरी होगी। तो आज के लिए ये इतना था आज के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक करते रहिए और अपना सपोर्ट इस वीडियो हमारे इनिशिएटिव को बढ़ाते रहिए, ताकि हम इसी तरह से और भी नए वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। टाटा, गुड बाय।